नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में एक ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य है, जहां जाने के लिए, पूछताछ के लिए, सिर्फ जाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां हिम्मत नहीं कर पाती, डरती हैं। उनको डर लगता है अपनी जान का, अपनी सुरक्षा का। उनको ये भरोसा नहीं है कि वो जब पूछताछ के लिए जाएंगे तो वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में इससे घोर टिप्पणी क्या हो सकती है? इससे घोर प्रतिकूल टिप्पणी क्या हो सकती है? क्या ऐसे राज्य में कानून का शासन चलता है, ये कहा जा सकता है? क्या ऐसे राज्य में संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन होता है, ये कहा जा सकता है? आप भी समझ गए होंगे मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, जिसकी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो भारी बहुमत से तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई, जिनके चुनाव जीतते ही हिंसा का तांडव शुरू हो गया नए सिरे से पश्चिम बंगाल में। लोगों के घर जला दिए गए, हत्या कर दी गई, लोगों को भागकर बगल के राज्य असम में शरण लेनी पड़ी, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस खड़ी देखती रही। ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, उनके गुंडों ने किया, ये एक बात है, एक पक्ष है। पुलिस खड़ी देखती रही, ये दूसरा पक्ष है। ये कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मानवाधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सबको इंटरवीन करना पड़े। मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट में बताना पड़े कि पुलिस की क्या लापरवाही रही है और किस तरह से पुलिस इसमें शरीक रही। एक तरह से उसकी जांच हो रही है, उसका मुकदमा चल रहा है। और टीएमसी के 2 मंत्रियों और एक विधायक की गिरफ्तारी करने, उनको पेश करने के लिए सीबीआई अदालत में सीबीआई जाती है, तो सीबीआई दफ्तर जो कोलकाता का है उसका घेराव किया जाता है, पथराव होता है, मुख्यमंत्री बाहर धरने पर बैठ जाती हैं और सीबीआई के अफसरों को हाई कोर्ट से गुहार लगानी पड़ती है कि हमारी सुरक्षा, हमारी जान की सुरक्षा कीजिए, इंतज़ाम कीजिए। सेंट्रल फोर्सेस भेजी जाती हैं। उसके बावजूद ये माना जाता है, ये सब ने मान लिया है, केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि सब ठीक ठाक है, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं उस घटना की, उन घटनाओं की बल्कि आज चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 बातों की चर्चा कर रहा हूँ। एक जो अभी सबसे ताज़ा है, कोयला घोटाला हुआ पश्चिम बंगाल में, उसकी जांच की सीबीआई ने। जांच के बाद एक एफआईआर दर्ज की नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में। उसके बाद उसके आधार पर, उस एफआईआर के आधार पर पीएमएलए का केस दर्ज किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और उसके तहत गिरफ्तारी शुरू हुई। जांच की आंच ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी तक पहुंची। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। सितंबर 2021 में उनको समन भेजा गया, नहीं गए। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी कि ये जो ईडी का समन है इसको रद्द कर दिया जाए। 11 मार्च 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को नामंजूर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उनकी रिक्वेस्ट को कि ये समन जो है इसको रद्द नहीं किया जा सकता, आप पूछताछ के लिए पेश होइए। एक दूसरी अर्जी थी उसके साथ कि अभिषेक बनर्जी तो समन पर जो व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, पेश होंगे, लेकिन उनकी पत्नी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी जाए, उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपने वकील के जरिए पेश हों। हाई कोर्ट ने इसे भी मानने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि अदालत से बड़े संकोच के साथ कहा उन्होंने कि कुछ समय पहले सीबीआई के साथ जो हुआ कोलकाता में, उसके बाद ईडी के अफसरों को ये डर है कि कोलकाता में अगर पूछताछ करने जाएंगे तो उनकी सुरक्षा को खतरा है। और दूसरा तर्क था उनका एएसजी का कि चूंकि ये केस दिल्ली में रजिस्टर हुआ है, इसलिए पूछताछ दिल्ली में होनी चाहिए। सारी ये कानूनी लड़ाई आपको मालूम है क्या चल रही है? ये अभी कौन आरोपी है, अभियुक्त है, कौन दोषी है, नहीं है, इस पर नहीं चल रहा है। कि पूछताछ अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में हो या दिल्ली में हो,
अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बड़े लोगों का, रसूख वाले लोगों का क्या रुतबा होता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी सुनवाई करता है कि उनसे पूछताछ कहाँ पर हो। सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है कि कोई विटनेस है तो उससे पूछताछ वहीं पर की जाएगी जहाँ का वो आमतौर पर रहने वाला है। लेकिन अभी तक ईडी ने ये क्लियर नहीं किया है कि अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी जो है वो विटनेस हैं, वो आरोपी हैं या संभावित आरोपी हैं, पोटेंशियल एक्यूज्ड है। इसके बारे में फैसला नहीं किया, पेंच यहीं पर फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि भाई ईडी का जुरिस्डिक्शन जो है वो ऑल इंडिया है, तो आप कहीं भी पूछताछ के लिए जा सकते हैं। कोलकाता में भी आपका ऑफिस है, तो आप कोलकाता में क्यों नहीं पूछताछ कर सकते। अब जब ये डर बताया गया कि भाई सीबीआई के साथ क्या हुआ आपको पता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इन दोनों को यहाँ आना चाहिए। इन दोनों की ओर से वकील थे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों कांग्रेसी नेता। उन्होंने दलील दी कि भाई हमारे मुवक्किल को जहाँ वो हैं वहीं पर हम पूछताछ से मना नहीं कर रहे हैं, हम कोई कागजात देने से मना नहीं कर रहे हैं। ईडी को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब मिलेगी, जो राज्य सरकार से चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन कोलकाता आकर पूछताछ करें, क्योंकि हमारे मुवक्किल कोलकाता के रहने वाले हैं। अब आप देखिए, ये आधा सच है। ये सही बात है कि दोनों कोलकाता के रहने वाले हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी लोकसभा के सदस्य हैं, उनको नई दिल्ली में सरकारी मकान मिला हुआ है और साल में काफ़ी समय तक जब संसद का सत्र चलता है तब तो रहते ही हैं, उसके अलावा कमेटीज़ की मीटिंग होती है उसके लिए आते हैं, उसके अलावा भी आते रहते हैं। तो दिल्ली में बिल्कुल नहीं रहते ऐसा कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में उनको सरकारी मकान अलॉट है, ये एक सच्चाई है, तथ्य है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कोलकाता में हो क्या रहा है। अब मैंने जो कहा कि ये पेंच है, पेंच ये है, डर क्या है। ममता बनर्जी, बुआ जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी, इन सब लोगों को डर ये है कि अभी तक ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है कि ये विटनेस है, ये एक्यूज्ड है या पोटेंशियल एक्यूज्ड है। इनको डर ये है कि दिल्ली में पूछताछ होगी तो हमको एक्यूज्ड बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी और उनके भतीजे और उनकी पत्नी डरे हुए हैं। उनको ये डर सता रहा है, उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया है। अब वो उस अदालत में साबित होता है नहीं होता है, उस आरोप में कितना दम है नहीं है, इस सब के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ और मुझे जानकारी भी नहीं है कि उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है या है भी या नहीं है। ये तो ईडी जो साक्ष्य पेश करेगा उसके आधार पर तय होगा, अदालत तय करेगी। अगर गिरफ्तारी होनी है तो वो भी अदालत की मंजूरी से होगी, अगर उनको जेल भेजा जाएगा तो वो भी अदालत की मंजूरी से, सज़ा होगी तो वो भी अदालत की मंजूरी से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिख रहा है कि उनका पक्ष सही है, कि उनसे कोलकाता में ही पूछताछ होनी चाहिए। केस दिल्ली में रजिस्टर हुआ, अभिषेक बनर्जी साल में कम से कम 4-6 महीने दिल्ली में रहते हैं, तो उनसे पूछताछ दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आपको ये डर है कि आपकी सुरक्षा को, तो आप 72 घंटे के नोटिस पर राज्य सरकार को इन्फॉर्म कीजिए, राज्य सरकार, राज्य की पुलिस आपको सुरक्षा देगी। वही उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। अगर मी लॉर्ड थोड़ी सी नज़र घुमा लेते और देखते कि 2 मई 2021 के बाद क्या हुआ कोलकाता में, बंगाल में, तो उनको पता चलता कि पुलिस सुरक्षा देने में सर्वथा नाकाम है। अगर वो याद कर लेते सीबीआई का केस, तब भी उनको ये बात समझ में आ जाती, उस बात का एहसास हो जाता कि सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी को भी उसकी कोर्ट के बाहर जो है सुरक्षा देने में कोलकाता की पुलिस नाकाम रही, सेंट्रल एजेंसीज को आना पड़ा। ऐसे में पुलिस का, कोलकाता और बंगाल की पुलिस का कितना प्रोटेक्शन मिलेगा और उसमें ईडी के अधिकारी कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, इसका अंदाज़ा हम आप भी लगा सकते हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। तो एएसजी ने कहा कि हम अपने क्लाइंट यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से पूछ कर बताएंगे कि पूछताछ के लिए कलकत्ता टीम भेजने को तैयार है या नहीं है। तो अब इसकी सुनवाई 17 मई को, 17 मई को फिर से होगी।
इससे कह रहा हूँ, देखिए बड़े लोगों के लिए सर्वोच्च अदालत के भी दरवाजे किस तरह से खुलते हैं। अब आप दूसरी बात पर आइए। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ पश्चिम बंगाल का। उन्होंने भाजपा के सांसदों विधायकों की बैठक में कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। ये बात ठीक भी है, उनकी बात कोई गलत नहीं है। केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो आधार चाहिए, शायद गृह मंत्रालय को लगता है कि वो आधार नहीं है। ये उनका असेसमेंट है, उस पर सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि इतने बड़े बहुमत से जीत कर आई है टीएमसी, इसलिए 356 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। 356 का इस्तेमाल करते समय इस बात का कोई कंसिडरेशन नहीं होता जो पार्टी सत्ता में है वो कितने बड़े बहुमत से जीत कर आई है या अल्पमत से जीत कर आई है, उसके विधायकों की संख्या ज़्यादा है या कम है। एक ही सवाल होता है कि क्या संवैधानिक व्यवस्था प्रदेश में कायम है या वो चरमरा गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सुबह दोपहर शाम रोज़ चिट्ठी लिख रहे हैं, रोज़ बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बीजेपी मांग कर रही है। दूसरी बात जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही, उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कहा कि ये लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा। ममता बनर्जी भी सीपीएम से लड़ी थी, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो लड़ाई तो जो है वो ज़मीन पर पश्चिम बंगाल में ही लड़नी पड़ेगी और बंगाल की इकाई को ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, वो अपनी पार्टी की सर्वोच्च नेता थी। उनकी पार्टी एक रीजनल पार्टी थी जिसका पश्चिम बंगाल से बाहर न तब कोई असर था न अब कोई असर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है, इसलिए लोगों की अपेक्षा होती है। अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में नहीं होती तो कोई इस तरह की अपेक्षा न करता। अब वो अपेक्षा गलत है, सही है, बहुत भावना में बहकर की जा रही है, इन सब मुद्दों को छोड़ दें। लेकिन सवाल ये है कि एक सरकार जिससे केंद्रीय एजेंसी जहां आने से डरती है वहां आम आदमी कितना सुरक्षित है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ और जानकारी, कोई और जांच, कोई और स्थिति का पता लगाने की ज़रूरत है क्या? अगर सीबीआई सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, पूरे पुलिस बल की मौजूदगी में, और उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाने से डर रहा है पूछताछ से, तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? लेकिन पश्चिम बंगाल में सब ठीक ठाक है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, रिजुरा बनर्जी डरे हुए हैं। जिस दिन ईडी ने उनको एक्यूज्ड बनाया उसी दिन उनकी गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तारी कब होगी कुछ पता नहीं, उनको एक्यूज्ड बनाएगी ईडी या नहीं बनाएगी ये भी पता नहीं है। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो सकता है। यही डर है जो उनको दिल्ली में आकर ईडी दफ्तर में पेश होने से रोक रहा है। और ममता बनर्जी को ये विश्वास है कि अगर कोलकाता में चाहे सीबीआई आए, चाहे ईडी आए, चाहे और कोई सेंट्रल एजेंसी आए, यहाँ से उनके भतीजे को गिरफ्तार करके ले नहीं जा पाएगी। इसीलिए कोलकाता में, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पूछताछ दिल्ली में हो। दिल्ली में केस रजिस्टर हुआ है, दिल्ली में ईडी का मुख्यालय है, दिल्ली में साल के लगभग आधे समय अभिषेक बनर्जी रहते हैं। इसके बावजूद पूछताछ के लिए, अब आप देखिए किस तरह का दोहरा मापदंड होता है। इसी देश में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से एसआईटी 16-18 घंटे पूछताछ करती है, और जहां पूछताछ हो रही है उसके बाहर 5 आदमी भी विरोध करने के लिए खड़े नहीं होते। आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो ऐसा हो पाता? हज़ारों लाखों की भीड़ आ सकती थी, एक आदमी को आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संविधान में भरोसा था, क्योंकि कानून में भरोसा था, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा था, क्योंकि अपने निर्दोष होने का भरोसा था। जब ये भरोसा ख़त्म होता है, जब आपका कानून से, न्याय प्रक्रिया से, संविधान से, और सबसे बड़ी बात अपने निर्दोष होने का भरोसा नहीं रह जाता, तब ये डर सताता है,
तो ये डर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और रिजुरा बनर्जी को सता रहा है। अब इस डर से उनको मुक्त कराने में क्या सुप्रीम कोर्ट जाने अनजाने मददगार साबित होगा? क्योंकि अगर कोलकाता में ही पूछताछ पर जोर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये संदेश ये जाएगा कि ममता बनर्जी जो चाहती हैं वो उन्होंने करवा लिया। ईडी के अधिकारियों को अपनी जान जोखिम में डालकर कोलकाता जाना पड़ेगा। देश के, मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति है कि सेंट्रल एजेंसी के लिए जांच के लिए, पूछताछ के लिए जाना इतना कठिन हो कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े कहने के लिए कि हमको सुरक्षा चाहिए, जान का खतरा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सब ठीक ठाक है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।